हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पीवाईक्यू। ये हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पीवाईक्यू का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और 2 हमारे चैनल में अपलोड है, उसको आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं जो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक हर्जबर्ग इज फेमस फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। तो फ्रेडरिक हर्जबर्ग जो है वो अपनी किस थ्योरी के लिए फेमस है? तो वो मोटिवेशंस थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, ठीक ना। तो उन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी द मोटिवेशन टू वर्क 1959 में, उसमें जो है तो ये थ्योरी दी थी हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी। इसमें हर्जबर्ग ने तो फोकस किया था इंडिविजुअल्स वर्क प्लेस में किस प्रकार वर्क करता है, और जो इनका मोटिवेशंस थ्योरी है ये मैनेजर से रिलेटेड है। इसमें वो इंपॉर्टेंस देते हैं मैनेजमेंट नॉलेज और एक्सपर्टीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स फॉल अंडर द जोन ऑफ इंडिफरेंस propounded बाय चेस्टर बर्नार्ड। तो चेस्टर बर्नार्ड ने जो जोन ऑफ इंडिफरेंस का कॉन्सेप्ट दिया है, तो उसके अंडर जो है तो कौन सा जो है तो फॉलो करता है? तो सेकंड नंबर आपका ऑप्शन, दोज विच आर अनक्वेश्चनेबली एक्सेप्टेबल, यानी ऐसे ऑर्डर्स जो सबऑर्डिनेट्स को दिए जाते हैं और वो जो है तो दो तरह के होते हैं। एक तो आउट ऑफ द जोन ऑफ इंडिफरेंस, एक होता है अंडर द जोन ऑफ इंडिफरेंस। जो अंडर द जोन ऑफ इंडिफरेंस होता है उसको अनक्वेश्चनली भी एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं सबऑर्डिनेट्स के द्वारा, और जो आउट ऑफ जोन ऑफ इंडिफरेंस होते हैं उसको रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जोन ऑफ इंडिफरेंस का, ये अपनी बुक द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव जो पब्लिश होती है 1938 में, उसमें दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्फ्लिक्ट इज ए नॉट वारफेयर बट इज ए ओनली एन अपीयरेंस ऑफ डिफरेंसेस। ये कौन कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है तो वारफेयर नहीं है बल्कि एक अपीयरेंस है डिफरेंसेस का। और डिफरेंसेस कैसे होंगे? डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं, डिफरेंसेस ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। और ये ना तो केवल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच होते हैं बल्कि मैनेजर्स के बीच भी हो सकते हैं, डायरेक्टर्स के बीच भी हो सकते हैं, या कहीं भी जो डिफरेंसेस होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंसेस की वजह से होते हैं। तो ऐसा किसका मानना था? तो ऐसा जो है तो एमपी फॉलेट का मानना था, मैरी पार्कर फॉलेट। ये अपना कॉन्सेप्ट देते हैं कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, उसमें ये बात करते हैं, ठीक ना। तो ये आपका थर्ड नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, एमपी फॉलेट। वो देते हैं कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इज ए नॉट वारफेयर बट इज एन ओनली अपीयरेंस ऑफ डिफरेंसेस। और डिफरेंसेस कैसे भी होंगे, किसी के भी बीच हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Patrick Dunleavy has enumerated which of the three components of new public management। तो पैट्रिक ड्यूनलेवी जो है वो कौन से तीन जो है तो कंपोनेंट्स की बात करते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट्स में? तो बात करते हैं डिसएग्रीगेशंस, कंपटीशन और इंसेंटिवाइजेशंस की, ठीक ना। तो फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। पैट्रिक ड्यूनलेवी जो है तो अपने आर्टिकल लिखते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज डेड, लॉन्ग लिव डिजिटल इरा गवर्नेंस। उसमें ये क्लेम करते हैं कि 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं? डिसएग्रीगेशन, कंपटीशन और इंसेंटिवाइजेशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेट अप टू सर्व एज ए थिंक टैंक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक थिंक टैंक के रूप में इस्टेब्लिश किया था गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो किस ईयर्स में इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये इस्टेब्लिश किया गया था मार्च 1954 में, ठीक ना। तो मार्च 1954 में जो है तो इस्टेब्लिश किया गया था द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक ऑटोनॉमस सोसाइटी के रूप में। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वहाँ उस समय के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। और ये जो रिकमेंड किया गया था ये डॉक्टर पाउल एच एपलेबे के द्वारा अपनी बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, उनके रिकमेंडेशंस के आधार पे जो है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको सेटअप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेमिनल वर्क ऑफ फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। तो यहाँ पर कुछ वर्क्स दिए हुए हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन से वर्क्स जो है तो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर्स के हैं। तो लिखते हैं द पीस रेट सिस्टम उनका है, ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स ये भी उनका है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट ये एमपी फॉलेट का है, और शॉप मैनेजमेंट जो है ये भी फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर्स का है। तो यहाँ पर आपका ए बी और डी नंबर आपका ऑप्शन यानी थर्ड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ए बी डी केवल, ठीक ना। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। मेजर जो वर्क है फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर्स के वो देख लेते हैं। पीस रेट सिस्टम ये 1845 में लिखते हैं, साप मैनेजमेंट 1903 में लिखते हैं, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906 में लिखते हैं,
टाइम एंड मोशन स्टडी जो है ये 1911 में लिखते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये 1911 में लिखते हैं। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो है ये एमपी पार्कर फोलेट के द्वारा लिखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इसेंस ऑफ हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय एल्टर मेयो। एल्टर मेयो के द्वारा कंडक्ट किया गया था हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, तो उसमें कौन कौन से आते हैं? द ग्रेट इल्यूमिनेटर इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट आता है, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स नहीं आता, ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट आता है, बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट आता है, यानी ए सी डी, यानी थर्ड नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बी नंबर आपका ऑप्शन नहीं होगा इसमें, ठीक ना। तो ए सी डी थर्ड नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट है वो 4 पार्ट है। वो पार्ट है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, इंटरव्यूइंग प्रोग्राम और बैंक वायरिंग टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। तो याद रखिएगा ये चारों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द निकोलस हेनरी ए ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो हेनरी निकोलस हेनरी जो है तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के एज देते हैं, 5 एज देते हैं। तो उनमें से कौन से एज हैं? तो वो है एजिबिलिटी है, अलर्टनेस है, अकाउंटेबिलिटी है, अलाइनमेंट है, एडेप्टेबिलिटी है। अथॉरिटी उस ए में नहीं आता, यानी ए बी सी जो आपका ऑप्शन है थर्ड नंबर ऑप्शन वो करेक्ट होगा। ठीक ना। निकोलस हेनरी अपनी बुक लिखते हैं जिसका टाइटल होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन पब्लिक अफेयर्स। उसमें फंडामेंटल 5 एज की बात करते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। वो 5 ए कौन कौन से हैं? अलर्टनेस है, एजिबिलिटी है, एडाप्टेबिलिटी है, अलाइनमेंट है, अकाउंटेबिलिटी है। ये 5 एज की बात करते हैं निकोलस हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको ऑथर्स दिए हैं और दूसरे लिस्ट में उनकी बुक्स या थ्योरी दी है, तो आपको करेक्टली मैच करना है। तो फ्रेडरिक टेलर्स जो है तो जाने जाते हैं मेंटल रेवोल्यूशंस के लिए। पीटर ड्रकर जो हैं ये जाने जाते हैं क्वाइन किए थे टर्म मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के लिए। चेस्टर बर्नार्ड मोटिवेशन थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, वो फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव के लिए जाने जाते हैं, सॉरी। और जो अब्राहम मैस्लो हैं ये मोटिवेशंस के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड नंबर आपका ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक ना। तो यहाँ थर्ड नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। फ्रेडरिक टेलर है वो जाने जाते हैं मेंटल रेवोल्यूशन के लिए। पैट्रिक हैं वो जाने जाते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के लिए। चेस्टर बर्नार्ड जो हैं वो फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव के लिए जाने जाते हैं। और मैस्लो जो है वो अपने आर्टिकल्स द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन 1943 है उसके लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द इवोल्यूशनरी फेजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन असेंडिंग आर्डर। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन हुआ है उसको 5 फेज में लिखा गया है, 5 फेज में बांटा गया है। तो वो 5 फेजेस कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट फेज आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी यानी बी नंबर। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी ए नंबर। फिर इरा ऑफ चैलेंजेस आता है, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी आता है और पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव आता है, यानी आपका बी ए सी डी ई यानी सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पर 5 फेजेस देख लेते हैं। पहला फेज जो आता है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी जो 1887 से लेकर 1926 तक रहता है, जो वुडरो विल्सन के द्वारा इनिशिएट किया जाता है। सेकंड फेज जो आता है वो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का आता है जो 1927 से लेकर 1937 तक रहता है। थर्ड जो फेज आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशंस का वो है इरा ऑफ चैलेंजेस जो 1938 से लेकर 1947 तक रहता है। फोर्थ फेज आता है क्राइसिस ऑफ मैनेजमेंट का जो 1948 से लेकर 1970 तक रहता है। फेज फिफ्थ आता है पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव का जो 1971 के बाद से चला आ रहा है। तो ये 5 फेजेस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशंस को, इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन। तो चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक कोई भी फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कब एग्जिस्टेंस में आया था? देयर आर ए पर्सन्स हु आर विलिंगली टू कंट्रीब्यूट एक्शंस। तो ये करेक्ट होगा फर्स्ट नंबर ये ऑप्शन, कि जब वो पर्सन्स जो कंट्रीब्यूट करना चाहते थे जिनके अंदर इच्छा होती थी कि कुछ भी एक्शंस को कंट्रीब्यूट किए। सेकंड नंबर ऑप्शन है देयर आर ए पर्सन्स विद डिफरेंट गोल एंड पर्पस। डिफरेंट गोल एंड पर्पस की वजह से जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं आया एग्जिस्टेंस में। देयर आर ए पर्सन विलिंग टू कम्युनिकेट थ्रू द इनफॉर्मल चैनल ऑनली। तो केवल इनफॉर्मल चैनल्स के ऑनली जो कम्युनिकेट करना चाहते थे वो भी जो है तो उसकी वजह से भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो है तो एग्जिस्टेंस में नहीं आया। और फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव इज अनविलिंगली टू हैंडल द इकोनॉमी ऑफ इंसेंटिव विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन होगा।
तो चेस्टर बर्नार्ड जो है तो मानते हैं कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज और फोर्सेस ऑफ टू और मोर पर्सन्स का है। और जब उन्होंने एक विलिंग उनके अंदर इच्छा थी कि कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो उसकी वजह से ही ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है तो बिल्ड होते हैं। इसके 4 पिलर्स वो बताते हैं। पहला है डिवीजन ऑफ लेबर्स, दूसरा है स्केलर एंड फंक्शनल प्रोसेस, तीसरा है स्ट्रक्चर और चौथा है स्पैन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी इन्वॉल्व। जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? तो उसमें इन्वॉल्व होता है यूज ऑफ अथॉरिटी बाय वर्च्यू ऑफ देयर इनहेरेंट स्टेटस बाय पर्सन। तो किसी भी पर्सन की जो इनहेरेंट स्टेटस होती है उसके द्वारा जो है तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी को यूज किया जाता है। तो ये फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो होती है एक प्रकार की लीडरशिप होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसमें जो होते जो ट्रेडिशन होते हैं या कस्टम होते हैं उसके द्वारा जो लीडरशिप होती है वो टाइड होती है, बधी हुई होती है। इसी कारण इसको कहा जाता है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। तो यही कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी, यूज ऑफ द अथॉरिटी बाय वर्च्यू ऑफ देयर इनहेरेंट स्टेटस बाय पर्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिड नॉट कंट्रीब्यूट द एवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं किया है? तो लैक ऑफ इफेक्टिव स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क्स। तो इफेक्टिव स्टैंडर्ड ऑफ वर्क की कमी था जिसकी वजह से साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो तो इवेल्युएट हुई है, बढ़ी है। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट कंट्रीब्यूट पूछा है। लैक ऑफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग वर्कर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से भी साइंटिफिक मैनेजमेंट आई है। तो ये भी जो है तो करेक्ट ही होगा। रूल ऑफ थंब बेस्ड डिसीजन बाय मैनेजमेंट, तो ये भी जो है तो नहीं कंट्रीब्यूट किया है। ठीक, ये भी कंट्रीब्यूट किया है जो साइंस ऑफ मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है। जो कंट्रीब्यूट नहीं किया है वो है फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन प्रॉपर जॉब डिजाइन एंड इकोनॉमिक इंसेंटिव ऑफ वर्कर्स, यानी ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि यही से ने जो है तो कंट्रीब्यूट नहीं किया है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के इवोल्यूशंस में। बाकी सबकी वजह से ही साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है तो आई है। तो ठीक, यहाँ पर 4 नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। देख लेते हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है उसके एवोल्यूशंस में कौन कौन से कारक रहे हैं, काजेस रहे हैं। पहला फैक्टर्स है क्राइसिस ऑफ मैनेजमेंट इन इंडस्ट्री, डिमांड्स फॉर इफिशिएंट साइंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर इंक्रीजिंग इफिशिएंसी विद consequent economization of time and resources, bring harmony between worker और management and based on science not rule of thumb based decision by management। ये सभी कारक हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के इवोल्यूशंस में मदद किए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 3 वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।